दिल्ली एनसीआर में बायर्स के लिए खुशखबरी है। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फ्लैट्स खरीदारों को सरकार की यह बड़ी राहत है। 2.25 लाख लगभग बायर्स को घर मिलेगा। योगी कैबिनेट में प्रस्ताव मंजूर किया गया है। रजिस्ट्री और पोजेशन जल्द मिलेगा। तत्काल पोजेशन और रजिस्ट्री। अध बने मकान जल्द तैयार होंगे। कोविड के 0 पीरियड का लाभ भी मिलेगा। बायर्स को 0 पीरियड का ब्याज नहीं देना होगा। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक ये 0 पीरियड माना गया है। तो बड़ी खबर, लगभग 2.5 लाख दिल्ली एनसीआर के बायर्स को, माफ कीजिए एनसीआर के बायर्स को इसका फायदा होगा जिन्होंने फ्लैट्स खरीदे थे। कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है। जल्द ही अधबने फ्लैट्स पूरे होंगे। रजिस्ट्री और पोजेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। फ्लैट्स खरीदार को यह बड़ी राहत है यूपी सरकार की। एनसीआर के लगभग 2.5 लाख बायर्स के लिए यह राहत भरी खबर। बायर्स को जो भी खरीदार हैं उन लोगों को तत्काल उनका पोजीशन के साथ साथ रजिस्ट्री उनकी हो जाए। कि अभी तक जो एनसीआर में इंडियन बैंक एसोसिएशन के एक अनुमान के अनुसार पूरे देश में लगभग 4.12 लाख ऐसे घर हैं जो डेवलपर्स की खराब वित्तीय स्थिति की वजह से पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। इनमें से 2.40 लाख घर एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में स्थित है। समिति की उक्त संस्तुति लागू होने पर घर खरीदारों के हितों की रक्षा होगी तथा रुकी हुई परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर बिल्डरों द्वारा फ्लैट घर के बायर्स को पूर्ण निर्मित फ्लैट नियत समय में उपलब्ध होंगे। क्षेत्र के आर्थिक विकास की गति मिलेगी। ये जिन लोगों ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में या एनसीआर रीजन में जिन लोगों के आज बने मकान पड़े थे या मकान में कब्जा हो गया था लेकिन कभी उन लोगों को पोजीशन नहीं मिला था, उन लोगों के लिए खास तौर से ये एक समिति गठित की गई थी भारत सरकार के द्वारा। उसकी रिपोर्ट के ऊपर आज सहमति हमारे मंत्रिपरिषद ने दी है। इसमें खास तौर से समिति की यह संस्तुति थी कि क्रेता आज की तिथि में निवास कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन सब लीज डीड तत्काल कराया जाना चाहिए। दूसरा ये था कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में दृष्टिगत 1/4/20 से लेकर 31/3/20 तक 0 पीरियड का लाभ दिया जाना चाहिए। 0 पीरियड का मतलब यह है कि उतने पीरियड का उनके ऊपर ब्याज लोड नहीं होना चाहिए। और सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला इस पर नजर बनाए हुए हैं। हिमांशु, एनसीआर के वो बायर्स जिनकी संख्या बताई जा रही है लगभग 2.5 लाख, उनके लिए किस तरह ये राहत भरी खबर है? बहुत से फ्लैट्स ऐसे हैं वो बने नहीं हैं, बहुत से ऐसे हैं कि वो आधे बने हैं या जो तैयार हो गए हैं वहां पर रजिस्ट्री नहीं हुई। अब कितनी तेजी से ये प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी? देखिए आस्था, आपको बता दें, एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये बायर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है उस लिहाज से क्योंकि बहुत ऐसे मिडिल क्लास लोग हैं जिन्होंने फ्लैट बुक कराया था, उन्हें पोजीशन नहीं मिला, यानी उन्होंने लोन भी ले लिया फ्लैट के लिए, उसकी किस्त भी भर रहे हैं और अब क्योंकि फ्लैट पे पोजीशन नहीं मिला लिहाजा वो रेंट भी भर रहे हैं और कहीं किराए पे रह रहे हैं। लिहाजा उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है और करीब 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या 3 लाख है दिल्ली एनसीआर में, और वो 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनको पोजीशन ही नहीं मिला है, यानी उनके लिए उनको पोजीशन नहीं मिला, उनको दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं, वो कुछ नहीं है, वो लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई, यानी मालिकाना हक नहीं मिला। लिहाजा उनके लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। लेकिन इन सब के बीच एक बात है जिसकी लिए ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपका। कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं जो आईआरपी नियुक्त हो गया, यानी इंसॉल्वेंसी में चले गए हैं, उनका क्या होगा ये भी एक सवाल है। इस पर भी ध्यान देना होगा कि उन बायर्स के लिए क्या राहत मिलती है। लेकिन आपको बताएं 2 फायदे होने वाले हैं जिन बायर्स को, जिनकी संख्या 4 लाख के आसपास है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो रेंट भी दे रहे हैं, ईएमआई भी दे रहे हैं और अब उनको उनके फ्लैट का मालिकाना हक मिलेगा, उन्हें पोजीशन भी मिलेगा, यानी उनका फायदा होने वाला है। सरकार ने अपना दिल खोला है, दिल बड़ा किया और उनको एक बड़ी राहत दी है। लेकिन इसमें 2 फायदे ये होने वाले हैं, जो बायर्स है उसके लिहाज से अगर बात करें तो उसको मालिकाना हक मिल जाएगा, उसको फ्लैट मिल जाएगा और सरकार को लाखों करोड़ों रुपए ऐसा फंसा हुआ है जो राजस्व के लिहाज
लिहाज से, क्योंकि रजिस्ट्री नहीं हो रही तो सरकार को आमदनी भी नहीं हो रही है, लिहाजा ऐसे बायर्स को भी फायदा मिलेगा। और एक ऐसी हम सोसाइटी के बाहर मौजूद हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए इस तरीके के तमाम फ्लैट्स दिल्ली एनसीआर में बने हुए हैं जो रजिस्ट्री नहीं हुई है और लोगों को उनका मालिकाना हक नहीं मिला, पोजीशन नहीं मिला हुआ। लिहाजा ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती थी लंबे वक्त से, क्योंकि ये साल 2 साल की बात नहीं है, 10-10, 12-12, 15-15 साल से लोग इस चीज की जद्दोजहद कर रहे हैं कि उनको उनका फ्लैट मिल जाए, उनको मालिकाना हक मिल जाए, उनकी रजिस्ट्री हो जाए। और ऐसे जो फ्लैट बायर्स है उनके लिए सरकार ने दिल बड़ा किया और बड़ी राहत दी है। लिहाजा ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी की बात है। और अब जाहिर तौर पे वो फ्लैट मालिक जिन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगाई होगी फ्लैट खरीदने में, और फ्लैट खरीदने के बाद उन्हें 1 साल 2 साल नहीं 10 साल हो गए उनको फ्लैट नहीं मिला, तो जाहिर तौर पे उनको पोजीशन भी मिलेगा, उनको फ्लैट का मालिकाना हक भी मिलेगा और सरकार की राजस्व के हिसाब से झोली भी भरेगी। तो डबल फायदा है, बायर्स को भी है और सरकार को भी है। लिहाजा ऐसे लोगों को फायदा मिलने वाला है। और दूसरी तरफ जहां पे जो बिल्डर इंसॉल्वेंसी में चला गया है, यानी बात करें सुपरटेक हो गया, वेव हो गया, ये तमाम बिल्डर हैं जो इंसॉल्वेंसी में चले गए हैं, उन पे आईआरपी नियुक्त हो गई है। ऐसे भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कराने की ओर सरकार बढ़ रही है। आम्रपाली हो गया, ये तमाम बड़े बिल्डर हैं जहां पर बायर जो है वो एक दशक से इंतजार कर रहे हैं अपने फ्लैट का। तो जाहिर तौर पे एक बड़ी राहत भरी खबर है उन बायर्स के लिए जो अपने फ्लैट, अपने आशियाने का लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। जी बिल्कुल, आपने विस्तार से इस मामले में जानकारी दी, बहुत शुक्रिया हिमांशु। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से यह खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि योगी कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। फ्लैट खरीदारों को सरकार की बहुत बड़ी राहत है। लगभग 2.5 लाख कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो अपने फ्लैट का इंतजार 1 दशक से कर रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ हैं। हिमांशु, बिल्डर्स की अगर बात की जाए तो कौन कौन से मुख्यतः ऐसे नामी बिल्डर्स हैं जिनका नाम सामने आया, जिन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन को या तो कंप्लीट नहीं किया, किसी ने खुद को डिफॉल्टर घोषित कर दिया या केसेस इंसॉल्वेंसी में चले गए, और उनसे जुड़े हुए कंज्यूमर्स मारे फिर रहे हैं अलग अलग फोरम्स में, बहुत सी जगह तो मामला अदालतों में भी पहुंचा है। देखिए आपको बता दें, उसमें सबसे पहला नाम आता है सुपरटेक का। सुपरटेक इंसॉल्वेंसी में गया हुआ है, वेव ग्रुप इंसॉल्वेंसी में गया हुआ है, आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स एनबीसीसी पूरे कर रहा है। तो इनकी संख्या बहुत है, 10-20 हजार नहीं, लाखों में संख्या है। लिहाजा ऐसे बायर्स के लिए भी अब कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिलेगी कि ये प्रोजेक्ट जो है जल्द से जल्द कंप्लीट हो और जो बायर्स हैं उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो और बायर्स को उनका फ्लैट मिले, उनको मालिकाना हक मिले। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अगर बात करें, सबसे ज्यादा फ्लैट्स अगर कहीं पर जहां पोजीशन नहीं मिला है और जहां पर रजिस्ट्री नहीं हुई है वो जगह है नोएडा और ग्रेटर नोएडा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करीब 100 से ज्यादा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं और लगभग तकरीबन ऐसी संख्या अगर बात करें आम्रपाली की सिर्फ तो 24 से 26 प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर एनबीसीसी काम कर रहा है। लिहाजा ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी तेजी लाई जा सके और जो बायर्स हैं उनको राहत दी जा सके, उनको पोजीशन दिया जा सके, क्योंकि सरकार के हस्तक्षेप के बाद और सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट रिसीवर नियुक्त किया, इन तमाम चीजों के बाद अब इन प्रोजेक्ट्स में भी तेजी देखने को चली और आज यूपी सरकार ने कैबिनेट के इस प्रस्ताव को मंजूर किया है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका हिमांशु। खबरों में आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीएसपी सांसद ने कांग्रेस से नजदीकी बढ़ा दी है। श्याम सिंह यादव ने राहुल गांधी से मुलाकात करी है और 10 जनपद पर राहुल गांधी से यह मुलाकात हुई है। बीएसपी को लग सकता है एक और झटका, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं श्याम सिंह यादव। श्याम सिंह यादव बसपा और कांग्रेस गठबंधन के हिमायती रहे हैं। कल यूपी कांग्रेस के नेताओं ने भी आला कमान से बीएसपी को आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल करने की बात कही थी। किसी सांसद ने ऐसे अप्रिय, बिटर, अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल किया हो, कभी नहीं पाएंगे, आप खोज लीजिए। लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? हर मामले में ये सत्ताधारी पार्टी कहती है कि उसके बारे में वो जांच ऑर्डर कर दी गई है, वो प्रिविलेज का मामला है, वो इथिक्स का मामला है, लेकिन कुछ आता है जांच हो करके? तो ये तो हुई आपकी जो बात आप पूछ रहे हैं, संसद की गर्मा। कभी आपने डेमोक्रेटिक और सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी शिवम प्रताप इस पर अपडेट देंगे। शिवम बताइए, पहले इमरान मसूद, उसके बाद दानिश अली और एक और झटका, यहां पर एक महत्वपूर्ण नेता ऐसा लग रहा है कि बसपा को देने की तैयारी कर चुके हैं।
देखिए, निश्चित तौर पर यूपी के जौनपुर से लोकसभा सांसद हैं श्याम सिंह यादव। उन्होंने आज 10 जनपद पर यहीं राहुल गांधी से जो है मुलाकात की है। वो मुलाकात लगभग आधे घंटे के आसपास चली, जिस दौरान कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। आपको याद दिला दें, श्याम सिंह यादव भारत जोड़ो यात्रा का भी हिस्सा रहे हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन आज की मुलाकात इसलिए बेहद अहम हो जाती है क्योंकि अब से कुछ देर बाद इंडिया अलायंस की एक बड़ी बैठक है जिसमें बसपा शामिल नहीं है। और आपको याद होगा, कल शाम को यूपी कांग्रेस के 55 नेताओं की आलाकमान के साथ मुलाकात हुई थी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत। ऐसे में कल यूपी कांग्रेस ने अपने आलाकमान से कहा था कि अगर इंडिया अलायंस में बसपा शामिल होती है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में इसका फायदा मिलेगा। अब एक तरफ श्याम सिंह यादव कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात कर रहे हैं। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 20 तारीख से जो यूपी जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है कांग्रेस पार्टी की, वो उसमें शामिल हो सकते हैं। और एक और बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या श्याम सिंह यादव खुद कांग्रेस में शामिल होंगे या फिर वो बसपा को कांग्रेस के नजदीक लाना चाहते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी को इंडिया अलायंस में शामिल करना चाहते हैं। बहरहाल ये बहुत बड़ी मुलाकात थी, बड़ा डेवलपमेंट था। एक तरफ जहां इंडिया अलायंस की बैठक होनी है, तमाम विपक्ष के दल ये बात करते रहे हैं कि मायावती को इंडिया अलायंस में शामिल होना चाहिए, और इधर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लगातार बहुजन समाज पार्टी को झटके पर झटका दे रही है। लोकसभा जौनपुर से सांसद हैं श्याम सिंह यादव, उनका झुकाव भी रहा है। बीते दिसंबर में भी उन्होंने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी को इंडिया अलायंस में शामिल होना चाहिए, कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए। आज की उनकी मुलाकात बड़ी रही है चूंकि इंडिया अलायंस की अब से कुछ देर बाद बैठक है। अब लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या श्याम सिंह यादव खुद शामिल होंगे, यूपी जोड़ो यात्रा हो रही है उसमें शामिल होंगे, या फिर बसपा को वो इंडिया अलायंस के में शामिल कराना चाहते हैं, कांग्रेस नेतृत्व को अपने पास लाना चाहते हैं। ये तमाम सवाल इस मुलाकात से खड़े हुए हैं। लेकिन जी बिल्कुल। अब देखिए, दो तरह की बातें हैं। एक तो ये कि क्या वो खुद कांग्रेस के करीब जा रहे हैं, और दूसरा ये कि क्या वो ये कोशिश कर रहे हैं कि बसपा INDI अलायंस में आ जाए। लेकिन इस सब के बीच जब उत्तर प्रदेश के लिहाज से विपक्षी मोर्चेबंदी की बात चल रही थी, तो एक समय ऐसा भी था कि किसी तीसरे गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे। तो क्या समय समय पर बसपा का रुख जानने की कोशिश होती रही है, लेकिन बसपा अपने आप को पृथक ही रखकर चलती है, वो किसी गठबंधन या किसी मोर्चे में शामिल नहीं होती। अब INDI में बसपा जाएगी या नहीं जाएगी, ये श्याम सिंह यादव का अपना निजी विचार हो सकता है, या पार्टी की तरफ से भी ऐसे कोई संकेत या बयान हाल ही में देखे गए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी लगातार बार बार ये दावा करती रही है कि वो इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होंगे। और ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस नेतृत्व ने या विपक्ष के तमाम नेताओं ने मायावती से मुलाकात कर इंडिया अलायंस में उन्हें शामिल होने के लिए आग्रह नहीं किया। कई बार कई नेता इस बात की पुरजोर कोशिश करते रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अगर इंडिया अलायंस में शामिल होती है तो एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए होगा। चूंकि अगर कितनी भी कम सीटें उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को हासिल हो, लेकिन उनका एक बेस वोट बैंक है जो निश्चित तौर पर कांग्रेस या जो विपक्षी दल है उनके लिए बड़ा झटका रहता है। और अगर बसपा इंडिया अलायंस में शामिल होती है तो निश्चित तौर पर यूपी में सीधा एक मुकाबला हो जाएगा, जिसमें एक तरफ बीजेपी होगी और एक तरफ तमाम विपक्षी दल होंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती लगातार ये दावा करती रही है कि वो इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होंगी। बिल्कुल। और मायावती अपनी तरफ से किसी भी तरह के गठबंधन या मोर्चे में शामिल होने से हमेशा से इनकार करती रही हैं, और हमेशा से बसपा की तरफ से यही स्टैंड सामने आता रहा है कि वो अलग खुद अपना चुनाव लड़ेगी। लेकिन आप नजर बनाए रखिए घटनाक्रम पर। शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमर अंसारी की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 30 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब फैसला सुनाए जाने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उमर अंसारी को पुलिस अब गिरफ्तार कर सकेगी। हाईकोर्ट ने 3 नवंबर को उमर की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली थी। याची अधिवक्ता उपेंद्र कुमार उपाध्याय ने अदालत में पक्ष रखा था। अधिवक्ता ने दलील दी कि राजनीतिक कारणों से मुकदमा दर्ज कराया गया है। मऊ में विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का यह पूरा मामला है। मंच से प्रशासन को चुनाव के बाद ठीक किए जाने की चेतावनी दी गई थी और इसी धमकी को लेकर कोतवाली मऊ में यह पूरा मुकदमा दर्ज कराया गया था। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।